गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवा रोड शाखा की ऑनलाइन क्लासों में मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे मानव भूगोल का लेसन 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां, और इन जनजातियों में हमने एस्किमो का अध्ययन किया, बुशमैन का अध्ययन किया, भील जनजाति का अध्ययन किया, और सिलेबस के टू द पॉइंट अकॉर्डिंग जो चौथी जनजाति है, चतुर्थ जनजाति है, वो है गोंड जनजाति। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो क्लास में गोंड जनजाति के बारे में अपन अध्ययन किया था। मैंने बताया था कि गोंड जनजाति मुख्य रूप से इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खोंडा। खोंडा एक शब्द है, उस खोंडा शब्द से गोंड जनजाति की उत्पत्ति हुई है। मैंने कहा था खोंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति। और मैंने साथ में आपको बताया था कि द्रविड़ियन भाषा का प्रयोग करती है। ये 4 मुख्य वर्गों में बटी हुई है गोंड जनजाति, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये दोनों है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इसके अलावा हमने इसकी जो बस्ती होती है, मानव बस्तियां, उसके बारे में पढ़ने अध्ययन किया था। इसकी मानव बस्तियों में थी आपके नगला, पाला, पाड़ा, ढाणी, यानी कि गोंड जनजाति की जो स्थानीय जो बस्तियां होती हैं प्यारे बच्चों, वो नगला भी कही जाती है, पल्ली भी कहलाती है, पाड़ा या नगला या पाला, ये सभी इनके लिए शब्द काम में लिए जाते हैं। मुख्य रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा इनकी जो बस्तियां होती है वहां विकास न के बराबर होता है। आपको भी मालूम है कि जनजातियां मुख्य रूप से, मैं बार-बार बता रहा हूं कि जनजातियां मुख्य रूप से पर्यावरण के ऊपर निर्भर होती हैं। इनका जो जीवन है वो दुर्गम स्थान मान लो, वनस्पति मान लो, यही उनका जीवन होता है। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गोंड जनजाति मुख्य रूप से भीलों से मिलती जुलती जनजाति है। थोड़ा आगे प्रवेश करते हैं। और गोंड जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया था, बस्तर का पठार, अमरकंटक का पठार, और नदियां कौन कौन सी थी वहां पर, गोदावरी है, नर्मदा है, तापी है। वो पढ़ने जो अध्ययन किया उससे थोड़ा अब आगे गोंड जनजाति में प्रवेश करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और बिल्कुल टू द पॉइंट अपने को याद करना है, अपने दिमाग में बिठाना है, ताकि हमारे को परीक्षा में कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखते हैं प्यारे बच्चों, चलते हैं। सबसे पहले बात करी थी भोजन की, तो भोजन के लिए तो मैंने कहा था कि ये लोग आखेट करते हैं, और आखेट कौन सा करते हैं, चलवासी पशु चारण। कौन से करते हैं, चलवासी। चलवासी का मतलब ये हो गया कि बहुत स्थानीय रूप से पशु का पालन करते हैं, ठीक है। इनका जो पशु चारण वो इतना विकसित पशु चारण नहीं है। देखते हैं भोजन में वहां पर 2 अनाज है, कोदू और कटकी। स्थानीय नाम है अनाज के, अनाज के स्थानीय नाम है, स्थानीय अनाज होता है जिसको ये बोलते हैं कोदू और कटकी। ये प्रश्न भी बोर्ड में छोटा प्रश्न पढ़ने के लिए तैयार करा है। द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोदू व कटकी क्या है। कोदू व जो कटकी है ये गोंड जनजाति का स्थानीय अनाज के नाम है। प्यारे बच्चों, दोबारा बताऊंगा मैं, भील जनजाति मुख्य रूप से उनका खाद्यान्न मक्का था, और गोंड जनजाति का मुख्य खाद्यान्न की मैं बात करूं तो मुख्य खाद्यान्न क्या है, मक्का है। इट इज क्लियर। एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये लोग इतने पवित्र आत्मा होते हैं, मन के बड़े साफ, बिल्कुल सरल होते हैं ये लोग। लेकिन जब ये लोग नए मकान का निर्माण करते हैं, मकान इनके अपने तक के मकान नहीं होते हैं, इनके कच्चे मकान होते हैं, लेकिन जब कच्चे मकान का मुहूर्त भी लगाते हैं तो वो मुहूर्त ये ऐसे समय में लगाते हैं, उसका बाकायदा पुरोहित या पुजारी से मुहूर्त निकला करके, और पुरोहित और पुजारी को वैसे प्यारे बच्चों देवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवारी बोलते हैं। पुजारी और पुरोहित से ये लोग मुहूर्त निकलाते हैं और तब ये मकान का निर्माण कार्य चालू करते हैं, अधिवास का निर्माण का कार्य चालू करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब ये मकान की नींव लगाते हैं तो ये बतख या मुर्गी की बलि भी देने की प्रथा है। गोंड जनजाति में जब मकान या अधिवास का निर्माण किया जाता है तो मुख्य
जनजाति जो गृह का निर्माण करने से पहले पशु पक्षी की बलि देती है, और वो पशु पक्षी की बलि देने वाली जनजाति है प्यारे बच्चों गोंड। कौन सी जनजाति है प्यारे बच्चों? गोंड जनजाति है। देखते तो आगे चलते हैं। इनके औजार बड़े स्थानीय होते हैं, बिल्कुल सरल औजार होते हैं, और ये औजार कौन कौन से होते हैं? लोहार जो बनाता है थालिया, एक प्रकार का लोहे का पत्थर आता है थालिया। खुरपी, खुरपी आप सब जानते हो, गांव में अपन रहते हैं, खुरपी जानते हो, जो अपन खोदा करते हैं कई बार, उससे घास वगैरह अपन खोद लेते हैं, खुरपी। इसके अलावा दराती, दराती होती है जो अपन कई बार लाव में करते हैं ना, दराती, दांत से मुंह में दिया होता है दराती, जिसके दांते भी आते हैं दराती, और कुल्हाड़ी इत्यादि गोंड जनजाति के प्रमुख ये हथियार होते हैं। ध्यान रखना है कौन कौन से हथियार होते हैं? लोहार या थालिया, खुरपी, दराती, कुल्हाड़ी इत्यादि। थोड़ी मैं आगे चर्चा करूंगा, आगे बढ़ते हैं। इनके घरों में मुख्य रूप से 4 पाइयां मिलती हैं और स्टूल मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 4 पाइयां और स्टूल। यदि मैं गोंड जनजाति के घरों में अधिवास में फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर के अंदर प्यारे बच्चों केवल 4 पाइयां मिलेंगी और स्टूल मिलेंगी, और साथ में ये दरिया, दरी जानते हो जो अपन बिछाते हैं, अरे गुजरे का दूसरा आधुनिक रूप दरी, वो दरी जो है वो दरी ये लोग बैठने में काम में लेते हैं। आगे चलते हैं। अब बात आ रही है समाज एवं संस्कृति की। बड़ा अनोखा विषय, और बार-बार कहता हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और उस मानव को समाज में रहना पड़ता है, समाज के साथ चलना पड़ता है। इट इज क्लियर। बहुत सारी परंपराएं हैं जिनका मानव को समाज में रहने के कारण उनका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना होता है। देखते हैं गोंड जनजाति का जो समाज और संस्कृति है ये पितृसत्तात्मक है। पहले तो कैसा है? ये पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि जब ये तो हो गया मुखिया, कौन हो गया? ये हो गया तुम्हारा मुखिया, यानी कि घर का सबसे बड़ा जो व्यक्ति रहेगा, परिवार का जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति रहेगा वो परिवार का मुखिया कहलाएगा। और इस मुखिया के मरने के बाद में सारी की सारी संपत्ति किसको बांट दी जाती है? सारी की सारी संपत्ति पुत्रों को बांट दी जाती है। किसमें बांट दी जाती है? पुत्रों में बांट दी जाती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इनके शादी समारोह कैसे होते हैं। इनमें विवाह के जो मुख्य प्रकार देखने को मिलते हैं वो प्रकार है आपके सेवा विवाह, विनिमय विवाह और विधवा विवाह। विधवा जानते हो आप, विनिमय जानते हो, सेवा जानते हो। यदि किसी को शादी करनी है तो सबसे पहले उसकी सेवा का स्तर देखा जाता है, और यदि सेवा का स्तर पसंद आता है तो उससे शादी कर ली जाती है। दूसरी चीज होगी विनिमय, आदान प्रदान। बात समझ में आ रही है? अदले के बदले। इनमें विनिमय प्रथा भी बहुत रूप से प्रसिद्ध देखने को पाई जाती है। विधवा विवाह, यदि किसी युवती का युवा अवस्था में यदि किसी स्त्री की पति की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उसको अधिकार है वो विधवा विवाह, उससे दूसरा युवक, गोंड जनजाति का युवक शादी कर लेता है, और इसको बोलते हैं विधवा विवाह। क्या बोलते हैं? विधवा विवाह बोलते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, गोंड जनजाति मुख्य रूप से प्रकृति प्रेमी है, और ये जब शादी करती है तो अपने जो स्टेज वगैरह गार्डन में शादी कहाँ करेंगे? ये शादी कहाँ करती है? इनका मुख्य वृक्ष है आम का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? आम का वृक्ष। आम के वृक्ष के नीचे शादी करेंगे, फेरे लेंगे। या इसके अलावा आम के वृक्ष के नीचे समारोह नहीं करते हैं, साथ साथ में करते हैं प्राकृतिक कोई सरोवर, कोई तालाब हो, उस तालाब के किनारे बैठकर भी ये मंगल गान करते हुए, मंगल गीत गाते हुए विवाह की रस्म को पूरी करते हैं। याद रख लेना, गोंड जनजाति प्यारे बच्चों मुख्य रूप से जो विवाह करती है वो विवाह करती है प्राकृतिक स्थलों पर। कहां करती है? प्राकृतिक स्थलों पर। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। गांव का जो मुखिया होता है वो कहलाता है पटेल, या उसका दूसरा नाम है मुखादम। पटेल कह दो या मुखादम कह दो, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। गांव का जो प्रधान जो व्यक्ति होता है, जो सरपंच जिसको बोलते हैं सरपंच, उस सरपंच की तरह जो प्रधान है, वहां सरपंच नहीं है, वहां तो प्रधान ये मुखिया कहलाता है। इसको
या मुखादम, क्या कहलाता है? पटेल या मुखादम। आगे चलते हैं। इसके अलावा गांव का एक चौकीदार भी होता है जो गांव में चोरी नहीं होने देता। गांव का चौकीदार होता है, गांव की चौकीदारी करने की उसकी ड्यूटी होती है, उसको बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? कोतवाल। प्यारे बच्चों याद कर लेना, गोंड जनजाति में जो चौकीदार होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? कोतवाल। इसके अलावा बात हो रही है पुजारी या पुरोहित की। पुजारी या पुरोहित होते हैं, उसको बोलते हैं देवारी। आपको मालूम है पुजारी या पुरोहित मनुष्य के, मानव के जन्म से लेकर और मृत्यु तक साथ निभाता है। जब जन्म लेता है मानव तो उसके कोई मांडला हो या कोई जन्म का संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, सारे कौन करता है? पुरोहित को करता है। और आज से नहीं कर रहा, प्राचीन समय से चला करता आ रहा है। जब किसी की शादी होती है या सगाई की रस्म होती है या कोई गाड़ी लानी है, मकान बनवाना है, तो भी पुरोहित को याद किया जाता है। और उसके साथ साथ में जब जीवन का अंतिम जो संस्कार होता है, जिसको आप बोलते हो अंत्येष्टि संस्कार, उस समय भी एक पुरोहित की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों याद कर लेना, पुजारी या पुरोहित का जीवन में बड़ा महत्व है और इसको ये गोंड जनजाति के लोग क्या नाम से पुकारते हैं? देवारी। ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए कि पुजारी और पुरोहित को गोंड जनजाति में क्या कहा जाता है? देवारी। या उल्टा पूछ लेगा कि देवारी किसे कहते हैं? पुजारी या पुरोहित को देवारी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, देखते हैं, चलते हैं आगे। द्रविड़ियन भाषा, द्रविड़ीय भाषा। और बात उसी की आ रही, मैंने भी आपको चीज कही कि भील जनजाति के समकक्ष जनजाति है, वो भी एक बीलू शब्द है द्रविड़ीय भाषा का, याद कर लेना। भील जब मैंने पढ़ाई थी आपको, और द्रविड़ीय भाषा में गोंड जनजाति मुख्य रूप से द्रविड़ीय भाषा का प्रयोग करती है। गोंडी जो बोली है, गोंडी जो बोली है वो द्रविड़ीय भाषा की बोली है। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। द्रविड़ीय गोंडी के अलावा ये लोग हिंदी भी बोल लेते हैं। अरे हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा है, आपको मालूम, आपको याद होना चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रभाषा है हिंदी। आगे चलते हैं। मराठी भी बोल लेते हैं। वैसे मराठी हमारे भारत में महाराष्ट्र में बोली जाती है। कहां बोली जाती है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके अलावा ये लोग तेलुगु का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से गोंडी बोली के अलावा ये लोग हिंदी बोल लेते हैं, मराठी बोल लेते हैं और तेलुगु बोल लेते हैं। यदि मैं बात करूं लिटरेसी, लिटरेसी की यदि मैं बात करूं, साक्षरता की यदि मैं बात करूं, तो साक्षरता का स्तर बड़ा कम है। आपको यहाँ पर गोंड ज्यादातर डायरेक्ट अटेस्टेड मिलेंगे, यानी कि पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, अंगूठा लगा सकते हैं बेचारे। क्या लगा सकते हैं? अंगूठा। साक्षरता का स्तर बड़ा कम है। और वैसे ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है अक्सर कि साक्षरता किसे कहते हैं। याद कर लेना, भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की वह संरचना जिसको पढ़ने लिखना या अंक गणितीय करने में दक्ष हो, क्या कहलाती है? साक्षरता कहलाती है। आगे चलते हैं। ये लोग, हाँ, महिला साक्षरता बिल्कुल न के बराबर है। महिला साक्षरता तो बिल्कुल, जिसको आप बोलते हो गई भैंस पानी में, यानी कि बिल्कुल न के बराबर है, कोई मतलब ही नहीं है। आगे चलते हैं। पूर्णिमा की चांदनी रात में, पूर्णिमा की चांदनी रात में गोंड जनजाति के लोग ठुमके लगाते हैं, नृत्य करते हैं। और ये ठुमके अकेले नहीं लगाते हैं, ये ठुमके दोनों लगाते हैं, स्त्री और पुरुष, ये दोनों मिलकर के डांस करते हैं, स्त्री और पुरुष। और करते कब है? पूर्णिमा की चांदनी रात में। बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरी रात और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है चांदनी रात। चांदनी रात 15 दिन का पखवाड़ा शुक्ल पक्ष का होता है उजियारी, और 15 दिन का पखवाड़ा होता है अंधियारी। ध्यान रखना। तो ये नृत्य कब करते हैं? उजियारी में। और उजियारी में अधिकांश नृत्य कब होता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा की चांदनी की रात में ये लोग स्त्री और पुरुष मिलकर के ठुमके लगाते हैं, नृत्य करते हैं। ये गोंड मुख्य रूप से अधिकांशतः हिंदू हैं। यहाँ पर जो धर्म की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से हिंदू है। कैसी जनजाति है? हिंदू जनजाति है। और हिंदू जनजाति के
मानते हैं, चाहे वो तुम्हारे देवियां हो, वो चाहे तुम्हारे पार्वती हो, पार्वती मैया हो, और भगवान आदिदेव महादेव के ये लोग विशेष भक्त हैं। ये लोग बेणेश्वर धाम पढ़ाया था, बेणेश्वर धाम याद आ रहा है कि कुछ या भूल गए? मजे कर रहे हो? दोबारा ध्यान से सुनिए। ये लोग मुख्य रूप से पार्वती मैया और आदिदेव भगवान भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं, लेकिन साथ साथ में अंधविश्वासी भी होते हैं। जादू टोने के अंदर भी ये लोग विश्वास कर लेते हैं। चलते हैं। पाहिनी कपाललिंगम, पाहिनी कपाललिंगम में देवी जम्बूबाई, इससे पाहिनी कपाललिंगम इनका एक प्रकार का धार्मिक क्षेत्र वाला एक मुखिया होता है, और ये गुफा में इसकी रक्षा किसने करी? देवी जम्बूबाई ने इसको बचाया था। इट इज क्लियर? तो मैं बार दोबारा बता रहा हूं, आपको बार-बार कह रहा हूं, ये भगवान महादेव और मैया पार्वती के परम भक्त होते हैं। आगे चलते हैं। सगा, कुल मिलाकर के ये धर्मावलंबी लोग आपस में ये क्या बोलते हैं? सगा, अपन सगा बोलते हैं बेई जी को, और ये सगा बोलते हैं, इनकी मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि 4 वर्ग। कितने वर्गों में है? 4 वर्गों में। और 4 वर्गों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो ये किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ये प्रयोग करते हैं, सगा शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सगा शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, कवाड़ी प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा गया है। आज सरकार ने कवाड़ी प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहना चाहूंगा, कवाड़ी प्रथा का अर्थ था दास प्रथा। कौन सी प्रथा थी? दास प्रथा, गुलाम की प्रथा। वो दास प्रथा पर सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्यारे बच्चों, गौड़ जनजाति आज भी बिल्कुल दौड़ रही है आधुनिक शैली की ओर। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सीखे सो बड़ा और रिक्वाइज फल होए। यानी कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सरकार प्रयास कर रही है, यहाँ हॉस्पिटल खुलवा रही है, कॉलेज खुलवा रही है, यूनिवर्सिटी खुलवा रही है, इसके साथ साथ छोटे डिस्पेंसरी केंद्र खुलवा रही है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय खुलवा रही है, बालिका गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल खुलवा रही है, ताकि गौड़ जनजाति अपने प्राचीन परिवेश का त्याग करके और इस समय के वर्तमान समय की चाल में अपने चाल मिलाते हुए और वर्तमान समय के साथ शामिल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये गौड़ जनजाति थी। आज तुम्हारा लेसन तो पूरा हुआ। विश्व की प्रमुख जनजातियां, ध्यान रहे वीडियो क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना है। यहाँ से पीडीएफ फाइल आपको डाली जा रही है, उन नोट्स को आप बार-बार उतार लीजिए, कंटिन्यू बिल्कुल चलते रहिए, ताकि जब आप स्कूल में आओ तो अपन दोबारा एक बार रिपीटेशन कर लेंगे और फिर केवल याद करने का और पूछने का ही अपने वो रहेगा। ठीक है? तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि निश्चित रूप से जनजातियां का जो वास्तव में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्तर है वो पर्यावरण उनकी आधारशिला है। क्या आधारशिला है? पर्यावरण उनका आधारशिला है। तो अपने इस पाठ में 4 जनजातियां पढ़ी, और आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, आप ये न समझो कि कौन महत्वपूर्ण है और कौन अति महत्वपूर्ण है। अपने को पूरा सिलेबस याद करना है, पेपर पूरे सिलेबस में से बनेगा। 4 जनजातियां हैं, चारों जनजातियों का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, चाहे वो एस्किमो जनजाति हो, चाहे वो बुशमैन जनजाति हो, चाहे वो भील जनजाति हो, और चाहे वो गोंड जनजाति हो। चारों जनजातियां वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में 4 जनजातियों में से प्यारे बच्चों 2 जनजातियां या एक जनजाति को कंपल्सरी पूछी जाती है। वही कई बार 2 जनजाति भी आराम से उठा लेता है, और इन जनजातियों के बीच में से छोटे-छोटे प्रश्न भी पुट अप किए कर लेता है कौन? एग्जामिनर। और जैसा आपको मालूम है कि प्रेजेंट टाइम में जो पेपर की जो शैली आ रही है उसमें छोटे प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। तो छोटे प्रश्नों का आप जवाब तभी दे पाओगे प्यारे बच्चों जब आपका प्रत्येक चीज का कंसेप्ट, प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू। ओके।